हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यू सक्सेस जोन में। आज से हम लोग बिहार सचिवालय सहायक के मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप लोग के पास आसानी से पहुँच सके। तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपर्युक्त कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद। सामंतवाद एक ऐसी प्रथा थी जो मध्यकालीन भारत में, इंग्लैंड और यूरोप में यह प्रथा प्रचलित थी, जो उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपर्युक्त कारण रहा था। अगला सवाल है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। पूछा जा रहा है प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। और शून्यकाल का जो अवधि होता है वह 12 बजे से 1 बजे तक होता है। इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 12 बजे शुरू होता है। और शून्यकाल की देन जो है वह भारत इसका देन है। और भारत में शून्यकाल का जो शुरुआत हुआ था 1962 में इसका शुरुआत हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या है 40, जबकि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। वही विधानसभा की बात करेंगे तो 243 है। और वही जब हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 75 है। अगला सवाल है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई से कम। अगले सवाल है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या होता है। तो विद्यालय की जो इमारत होती है उसके रख रखाव पे जो खर्च किया जाता है उसको पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों को शामिल किया जाता है। अगला सवाल है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन को जो शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ से इसको शुरू किया गया था। और वहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा पहली बार 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म से अवगत कराया गया था। अगला सवाल है यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, यह कथन कहा गया था अरस्तु के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है नीति आयोग। और नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य एवं पेय। खाद्य एवं पेय। अगला सवाल है कि मेसोपोटामिया क्या अभिप्राय है। तो मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री थे, अंबेडकर साहब कानून मंत्री थे। अगला सवाल है पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन होता है। तो पंचवर्षीय योजना को जो स्वीकृति देता है वह सर्वोच्च निकाय होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था 6 अगस्त 1952। और राष्ट्रीय आयोग का जो अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका जो सचिव होता है वह योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वही राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था। तो पाणिनि जो था एक व्याकरण शास्त्री था। और पाणिनि जो है यह अष्टाध्यायी के लेखक भी रह चुके हैं।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत में जो सर्वप्रथम आक्रमण किया था यह अरबों के द्वारा किया गया था और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। 712 ईस्वी में किया गया था। और भारत में सबसे पहले जो जजिया कर का शुरुआत किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। सिंध प्रांत के देवल नामक स्थान पर किया गया था। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था, जिसने जजिया कर को शुरू किया था। और जजिया कर जो था यह धार्मिक कर से संबंधित था। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो यह आवश्यक है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। अगले सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो गांधी जी अध्यक्ष जो थे यह बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन 1924 में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। और आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिए थे। अगले सवाल पे आता है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जबकि आज़ाद हिंद फौज का जो सर्वप्रथम जो मन में विचार आया था कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था। जबकि आज़ाद हिंद फौज यानी कि आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में किया गया था। अगला सवाल है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र जो है महासभा उसका जो कार्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसका जो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापित किया गया था। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा को ही विश्व का लघु संसद कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे तो चिनूक जो है यह यूएसए में चलती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फौन जो है आल्प्स पर्वत पे चलती है, ये भी कथन सही है। सिरोको ये गलत है। लू जो होती है हमारे देश भारत में चलती है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सिरोको कनाडा में नहीं चलती है। निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सौर मंडल में क्या क्या होता है। तो सौर मंडल में ग्रह होता है, उपग्रह होता है, नक्षत्र होता है, धूमकेतु होता है और उल्का पिंड, ये सब सम्मिलित रूप को सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। जबकि ताराकार जो होता है यह सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर हो जाएगा ताराकार। अगला सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज का योजना जो है इसका संबंध राजमार्ग के विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूरब में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई, इन 4 महानगरों को जोड़ता है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा समुद्री पुल है वह चाइना में स्थित है, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। अगला सवाल है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट वर्ष पारित किया था और 1765 में ही इलाहाबाद की संधि संपन्न हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो संप्रभुता का जो लक्षण नहीं है यह हो जाएगा अविशिष्टता। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता और संप्रभुता शब्द जो है यह लैटिन भाषा से लिया गया है। कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुलगर्दी जो है यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। और एक कुलगर्दी क्षेत्र जो है यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कुलगर्दी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पाया जाता है, जो कि सोना के लिए फेमस है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 368 है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संविधान संशोधन से। और संविधान संशोधन जो लिया गया यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किससे? तो साउथ अफ्रीका। अगला सवाल है कि 7 टीलों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है।
इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शहरों के नाम जानेंगे। जैसे चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, 7 टीलों का शहर रोम को, ये तो बता ही दिए हैं। उसके बाद गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है सिंगापुर को, जबकि सूर्योदय का देश कहा जाता है नॉर्वे को। अगला सवाल है कि अशोक के प्रशस्तर अभिलेख किसके प्रतीक है? तो अशोक का जो प्रशस्तर अभिलेख है यह प्रशासन से संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार किया था? क्या वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार जो किया था यह रिचर्ड आर्काइट के द्वारा किया गया था। रिचर्ड आर्काइट ने वाटर फ्रेम नामक काटने वाली मशीन को आविष्कार किया था। अगला सवाल है कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो कुमार गंधर्व जो है वह बेजोड़ गायिका जो मानते थे वो लता मंगेशकर को मानते थे। लता मंगेशकर जी अब हम लोग के बीच नहीं रही। अगला सवाल है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच आता है? तो कश्मीर घाटी जो है यह पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच पाया जाता है। तो कश्मीर घाटी पूछा जाएगा किसके बीच? तो पीर पंजाल और बृहत हिमालय को ही ग्रेट हिमालय कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। सॉरी दोस्तों, हम एक पेज आगे चले गए थे, पीछे से देखेंगे, पीछे कुछ सवाल रह गया है। 31 नंबर हम छोड़ चुके थे। तो सवाल है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम जो है यह बाल विवाह से संबंधित है और यह बाल विवाह जो 1930 में लॉर्ड इरविन के समय लागू किया गया था, जबकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है यह 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय लागू किया गया था। अगला सवाल है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो जोते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है यह कालीबंगा से मिलता है, जो राजस्थान का एक क्षेत्र है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था 1971 में हुआ था, जबकि 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला सवाल है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो पश्चिमी घाट जो है यह जैव विविधता यानी कि हॉट स्पॉट है, जो कि भारत के क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपर्युक्त कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद। और उपनिषद को ही वेदांत के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों उपनिषद को? वेदांत। अगला सवाल है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त करता है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होता है आर्टिकल 19 में आता है, जबकि आर्टिकल 15 में क्या हो जाएगा? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध। उसके बाद आर्टिकल 20 है, तो आर्टिकल 20 का संबंध है अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। उसके बाद आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला सवाल है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है ये हो जाएगा ए और बी उपर्युक्त दोनों, यानी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से एवं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। अगला सवाल है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना क्या है? पूछा जा रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य का जो सम्मिलित परियोजना है उसका नाम है गंडक परियोजना, और इसका जो शुरुआत हुआ था, इसका शुरुआत 1961 में इसका शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है? तो सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? कौन सा शब्द है? भूमिपुत्र शब्द यह किस समस्या से है? तो ये क्षेत्रवाद की समस्या से संबंधित है। कौन सा शब्द? तो भूमिपुत्र। अगला सवाल है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये तारापुर समिति जो है इसका संबंध है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता समिति से। महत्वपूर्ण सवाल जो अधिकांशतः पेपर में पूछे जाते हैं वो हम बताते हैं, आप लोग को याद कर लीजिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो सी रंगराजन समिति जो है इसका संबंध है गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित है, जबकि नरसिंहन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। राजा चेलिया समिति है इसका संबंध कर सुधार से है। और शिवरानंद समिति जो है यह नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है, और नाबार्ड को स्थापना किया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय। और सबसे महत्वपूर्ण समिति है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। अगला सवाल है कि पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो पुस्ताज घास प्रदेश जो है ये हंगरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? हंगरी में पाया जाता है। अगला सवाल है कि कश्मीर घाटी ये हो चुका है। अगला सवाल है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी खाते की जमा मदों में। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूंजी खाते की जमा मदों में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि अधिकारों का आदर्शवाद सिद्धांत मनुष्य के किस पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। अगला सवाल है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था। तो केप ऑफ गुड होप जो है इसका खोज बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा 1487 में किया गया था। और इसी मार्ग के द्वारा वास्को डी गामा ने भारत में प्रवेश किया था कालीकट बंदरगाह पर, जो कि केरल में पाया जाता है। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होगा? तो ब्याज की दर घट जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्याज की दर घट जाएगी। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकतर मुहर है वह किससे निर्मित है? तो ये सेल खड़ी से निर्मित होता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं हम लोग साइंस वाले पोर्शन पे। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो ओम जो है ओम मूल मात्रक नहीं है, जबकि मीटर, सेकेंड और एम्पियर जो है यह एक मूल मात्रक है। अगला सवाल है कि गिमेसिंग, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो ये सब जो महत्वपूर्ण यौगिक है यह क्लोरीन का है। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है। तो SOS बंध जो प्रदर्शित करता है वो हो जाएगा कौन? तो H2S2O7। ये जो है ये SOS बंध को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2S2O7। अगला सवाल है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो पूछा जा नर प्रजनन तंत्र है और इससे जो संबंधित है प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टेस्टेरॉन और शुक्राणु, ये सब किससे संबंधित है। तो नर प्रजनन तंत्र के विषय से संबंधित है। अगला सवाल है एक हीटर का तंतु किससे बना होता है। पूछ रहा एक हीटर का जो तंतु होता है यह नाइक्रोम के तार का बना होता है। अगला सवाल है कि KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। किसका पूछ रहा है? मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या किसमें? KMnO4। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। Mn का निकालना है तो क्या हो जाएगा? Mn का x मान लेंगे। उसके बाद O4 है तो ऑक्सीजन का -2 होता है तो कितना हो जाएगा? ये -8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? +7। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +7। अगला सवाल है कि संयोजक यौगिक क्या होता है। संयोजक यौगिक उसे कहते हैं जब बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से जो यौगिक बनता है उसको संयोजक यौगिक कहता है। किससे बनेगा दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बनेगा उसको संयोजक यौगिक कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ग्लाइसिन जो है यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो क्या होता है? वह कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या क्या है? तो सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लाइकोसिन है, जबकि ग्लाइसिन नहीं है।
अगला सवाल है एड्स रोग का जनक क्या है? तो एड्स रोग का जो जनक होता है वह वायरस यानी कि विषाणु होता है। अगला सवाल है कि हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का नियम जो होता है वह प्रतिबल जो होता है समानुपाती होता है विकृति के। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिबल समानुपाती विकृति। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है कि मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग है जो मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका जो है यह मादा प्रजनन अंग से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन या किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा O2/2। ये क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि N2+ O2 और H2 जो क्या होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। अगला सवाल है जिनेट डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो जिनेट डायोड का जो प्रयोग किया जाता है यह वोल्टता नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला सवाल है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। ये हो जाएगा इसका आंसर UAA जो होता है यह अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। यह क्या है? ट्रिपलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 गो लेटर हैं और यह अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है। अगला सवाल है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो वो होती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है कि कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो चिरडिम्बता जो दर्शाता वो होता है फ्राइनोसोमा। फ्राइनोसोमा जो होता है यह चिरडिम्बता को दर्शाता है। अगला सवाल है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो लवण मृदोभिद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है? तो इसमें जो बोरॉन का जो आयनन विभव होता है, द्वितीय आयनन विभव वह मैक्सिमम होता है। अगला सवाल है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा संचरण करती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि जो होती है निर्वात में वह मतलब नहीं चल सकती है। अगला सवाल है कि बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान कितना है? पूछा जा रहा है बसंतीकरण के लिए अनुकूल तापमान जो होता है वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला सवाल है निम्नलिखित एल्केन के सही IUPAC नाम को पहचानिए। तो एल्केन का जो IUPAC नाम होगा वो हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगला सवाल है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला, जबकि पवन, जल और सूर्य जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान होती है जिसका वेग अधिक होता है। तो जिसका वेग अधिक हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो जल चक्र में जो शामिल नहीं हुआ होता है संचलन, जबकि जल चक्र जो है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है और जल चक्र की प्रक्रिया में कुल प्रक्रिया कितनी होती है? संपूर्ण प्रक्रिया 6 होती है। इस तरीके से सेट 1 कंप्लीट हो चुका है और इसमें जितने भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे उस सब का हम डिस्कशन करवा चुके हैं जो जनरली पेपर में पूछे जाते हैं। अगर पेपर में सिलेक्शन लेना है तो आप नॉर्मल क्वेश्चन को गलत ना करें। जब भी आप नॉर्मल क्वेश्चन को गलत करते हैं उसी समय से आपका सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।